जरा सोचिए यार, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन, मतलब उनका नया कारखाना। हाँ, उनका नया ग्रीनफील्ड कारखाना, वो शुरू होने से पहले ही 15 महीने लेट हो जाता है। 15 महीने तो बहुत बड़ा टाइम होता है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, उस कारखाने की जो इंपोर्टेड मशीनरी है ना, वो ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। मतलब रेड सी वाले इशू की वजह से। हाँ हाँ, वही। अब नॉर्मल मार्केट के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, मतलब रेड फ्लैग है। इन्वेस्टर तो घबरा ही जाते हैं ऐसी स्थिति में। सही बात है। लेकिन डायनेमिक केबल्स लिमिटेड यानी डीसीएल इन सब झटकों के बावजूद डंके की चोट पर कह रही है कि वो 18 से 20% की लॉन्ग टर्म ग्रोथ हासिल करेगी, जो कि सच में बहुत दिलचस्प दावा है ना? तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाते हैं। हमारे पास Q4 FY26 की अर्निंग्स रिलीज, ऑडिटर रिपोर्ट, अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट और स्क्रीनर का डेटा है। हम डीकोड करेंगे कि सप्लाई चेन की इतनी बड़ी दिक्कतों के बीच भी डीसीएल अपना विस्तार कैसे कर रही है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। हाँ, और देखो अक्सर जब हम ऐसी कॉर्पोरेट ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो हम बस बैलेंस शीट के आखिरी नंबर्स देखते हैं। जो कि पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। एकदम सही। आज हमारा मकसद सिर्फ आंकड़ों को देखना नहीं है, बल्कि उन फैसलों के पीछे की असली वजह को समझना है। मैनेजमेंट इन चुनौतियों को अपनी ताकत कैसे बना रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म वैल्यू सिर्फ 1-2 क्वार्टर के नतीजों से नहीं बनती, वो संकट के समय में मैनेजमेंट के लिए गए फैसलों से बनती है। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि खराब समय ही असली परीक्षा होती है। तो फिर सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। 18 से 20% की ग्रोथ कोई मजाक तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए, और यहीं डीसीएल फंसी हुई है अपने नए प्लांट के चक्कर में। लगभग 15 महीने की देरी है। क्या ये उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? देखो, भारी उद्योग में 15 महीने की देरी सच में एक गैप पैदा कर सकती है। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने खुद माना है कि ये प्लांट अब वित्तीय वर्ष 27 की दूसरी छमाही में ही चालू हो पाएगा। मतलब सितंबर 2026 के आसपास। हाँ, लगभग तभी। पर बाहर से देखने वालों को तो ये बहाना लग सकता है ना कि सारा ठीकरा बस लॉजिस्टिक्स और ईरान युद्ध पर फोड़ दिया। अगर हम डेटा की गहराई में जाएं, तो सिर्फ एक कारण नहीं है, 3 बड़े रीजन है। पहला तो वही रेड सी में शिपिंग का जो व्यवधान है, कंटेनर्स आ ही नहीं पा रहे हैं समय पर। हाँ, वो तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। दूसरा है सरकारी और रेगुलेटरी अप्रूवल में लगने वाला टाइम। जमीन, बिजली, पर्यावरण, इनके दर्जनों क्लियरेंस चाहिए होते हैं, और लाल फीताशाही की वजह से लेट हो ही जाता है। वो इंडिया में थोड़ा कॉमन है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है ERB कंप्लायंस। एक मिनट, ये ERD कंप्लायंस क्या होता है? ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से भारी भरकम शब्द डाल देते हैं, पर इनका जमीनी मतलब क्या है? मैं बताती हूँ। जब भी आप इंटरनेशनल लेवल की मशीनरी लगाते हैं ना, खासकर एक्सपोर्ट के लिए, तो आपको इंजीनियरिंग और रेगुलेटरी बोर्ड के बहुत सख्त नियम मानने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब सेफ्टी वगैरह के। हाँ, प्लांट की सेफ्टी, एमिशंस, मशीनरी का अलाइनमेंट, ये सब। अगर ये पूरे नहीं किए तो प्लांट चलाना गैर कानूनी हो सकता है। अरे बाप रे। तो इन तीनों चीजों ने मिलकर पूरी टाइमलाइन को खिसका दिया। खैर, ये बात तो लॉजिकल लगती है, लेकिन इससे एक और टेंशन शुरू होती है। अगर फर्स्ट हाफ में नया प्लांट रेडी ही नहीं है, तो वो अपना रेवेन्यू टारगेट कैसे पूरा करेंगे? 20% ग्रोथ बिना मशीन के कैसे आएगी? यही तो मैनेजमेंट की असली अग्नि परीक्षा है। ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से DCL के जो अभी की कैपेसिटी है, वो 85 से 90% पर चल रही है। मतलब ऑलमोस्ट फुल। हाँ, ऑलमोस्ट फुल। और उन्होंने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया है कि फर्स्ट हाफ की जो भी डिमांड होगी, वो इसी 90% को पूरी तरह ऑप्टिमाइज करके पूरी कर लेंगे। पर कैसे? केबल इंडस्ट्री का एक ऐतिहासिक पैटर्न है। सबसे ज्यादा डिमांड हमेशा साल के सेकेंड हाफ में आती है। तो उनका कैलकुलेशन ये है कि जब बाजार में डिमांड पीक पर होगी, ठीक उसी वक्त उनका नया प्लांट चालू हो जाएगा। मतलब उन्होंने अपनी मौजूदा कैपेसिटी का पूरा रस निकालने का प्लान बना लिया है। और मैंने पढ़ा है कि इस नए प्लांट पर जो करीब 40 करोड़ का कैपेक्स हो रहा है, उस पर मैनेजमेंट कह रहा है कि वो 5 से 6 गुना ऐसे टर्नओवर हासिल करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं, इस नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 5 से 6 गुना का मतलब है कि अगर 40 करोड़ लगाए हैं, तो वहां से 200 से 240 करोड़ का नया रेवेन्यू आ सकता है। अरे वाह। इंडस्ट्री में ये तभी मुमकिन है जब आपका कच्चा माल बहुत तेजी से फिनिश गुड्स में बदले, मतलब मशीनें दिन रात बिना रुके चलें। और कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने ऐसा पहले भी किया है। पर
एक सेकेंड, मान लेते हैं कि प्लांट साल के एंड तक आ जाएगा, पर जब कोई कंपनी अपनी प्रोडक्शन लिमिट के एकदम किनारे पर होती है तो वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाकर ग्रोथ नहीं ला सकती ना। वॉल्यूम की तो एक सीमा होती है। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। जब वॉल्यूम लॉक हो जाता है तब रणनीति बदलनी पड़ती है। मतलब तब सवाल ये नहीं होता कि कितना बेच रहे हैं, सवाल ये हो जाता है कि क्या बेच रहे हैं। ओहो, प्रोडक्ट मिक्स। एकदम सही। डीसीएल ने अपना पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रीबूट कर दिया है। हाँ, यहाँ से वो B2B वायर्स वाली स्टोरी शुरू होती है। स्क्रीनर डेटा में साफ दिख रहा है कि उन्होंने लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स जैसे रेलवे सिग्नलिंग केबल वो बनाने ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं। क्योंकि रेलवे सिग्नलिंग का मार्केट इंडिया में बड़ा तो है, पर वहाँ गला काट कंपटीशन है। सब टेंडर के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। इतनी छोटी बड़ी कंपनियां टेंडर के लिए लड़ती हैं कि मार्जिन बचता ही नहीं है। डीसीएल ने समझ लिया कि अपनी लिमिटेड कैपेसिटी को ऐसे प्रोडक्ट्स पर वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। तो उन्होंने वहां से फोकस हटा लिया। हाँ, उन्होंने अपनी रिसोर्सेज वहां से निकालकर हाई मार्जिन वाले कोर प्रोडक्ट्स में डाल दिए और नतीजा ये हुआ कि उनके मुख्य केबल्स में 25% की सॉलिड ग्रोथ दिखी इस साल। और इसमें सबसे शॉकिंग चीज मुझे उनका हाउसिंग वायर मार्केट में एंट्री लेना लगा। मतलब भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले तारों का मार्केट बहुत बड़ा है, पर वो तो B2C है ना। हाँ, पूरी तरह से कंज्यूमर ड्रिवन। वही तो, जहां टीवी पर विज्ञापन आते हैं, हार्डवेयर की दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, पर डीसीएल ने FRLS जैसे हाई क्वालिटी वायर्स लॉन्च किए और उन्हें सिर्फ B2B के लिए रखा। कंज्यूमर मार्केट को पूरी तरह इग्नोर कर देना, क्या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करना नहीं है? देखो, ऊपर से देखने पर यह फैसला अजीब लगता है। मैं भी पहले हैरान थी, पर स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? अगर वो B2C में जाते तो उन्हें करोड़ों रुपए मार्केटिंग में फूंकने पड़ते, नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ता और जो पहले से जमे हुए ब्रांड्स हैं उनसे लड़ना पड़ता। हाँ, उन ब्रांड्स के नाम तो सबकी जुबान पर होते हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क था। इसके उलट डीसीएल का जो कोर डीएनए है वो हमेशा से B2B रहा है। वो पहले से ही बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स को भारी पावर केबल सप्लाई करते हैं। अच्छा, मतलब वो कोई नया क्लाइंट नहीं ढूंढ रहे, वो बस अपने उसी पुराने कॉर्पोरेट क्लाइंट से कह रहे हैं कि यार मैन पावर केबल तो हम दे ही रहे हैं, अब बिल्डिंग के अंदर की वायरिंग भी हम इसे ले लो। एग्जैक्टली। इसे बिजनेस की भाषा में क्रॉस सेलिंग कहते हैं। इस चाल से उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एकदम जीरो हो गई। अरे वाह, कोई एडवर्टाइजिंग का खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं, कोई रिटेल शेल्फ की लड़ाई नहीं। इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन एकदम सेफ रहता है और उन्हें अपनी पुरानी साख का फायदा भी मिल जाता है। ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और इस हाई मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी में टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल है ना। मैंने देखा अमेरिका की TS कंडक्टर कॉर्प के साथ उनकी नई टेक्निकल पार्टनरशिप हुई है। हाँ, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप है वो। उन्हें HTLS कार्बन कोर कंडक्टर्स बनाने का अप्रूवल मिला है। अब ये टर्म सुनने में तो बहुत भारी लगता है, पर ये काम कैसे करता है और ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। जो ट्रेडिशनल हाई वोल्टेज लाइन होती है ना, जो बड़े बड़े टावर पे दिखती हैं, उनमें स्टील के तारों का इस्तेमाल होता है। भारी होते हैं वो? बहुत भारी। और जब उनमें से बहुत ज्यादा बिजली पास होती है तो वो गर्म होकर नीचे की तरफ झूलने लगते हैं। हाँ, सैगिंग कहते हैं शायद उसे। बिल्कुल। इसके बरक्स ये जो कार्बन कोर तकनीक है, इससे बने तार स्टील के मुकाबले बहुत हल्के होते हैं और गर्मी से झूलते भी नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिजली कंपनियों को नए टावर नहीं खड़े करने पड़ते। मतलब पुराने टावर पे ही काम हो जाता है? हाँ, पुराने टावर पर ही ये नए तार लगाकर वो दोगुनी बिजली ट्रांसफर कर सकते हैं। यार, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से करोड़ों की बचत है। बिल्कुल है। और पूरी दुनिया का पावर ग्रिड इस समय पुराना हो चुका है, उसे अपग्रेड करना ही है। इसलिए इन कार्बन कोर वायर्स की डिमांड एकदम रॉकेट की तरह बढ़ रही है। और दुनिया में बहुत कम कंपनियों के पास ये टेक है शायद। हाँ, और डीसीएल को इंडिया में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से भी अप्रूवल मिल गया है, ACSR और L59 कंडक्टर्स के लिए। जो कि रातों रात तो मिलता नहीं होगा। अरे, सालों की टेस्टिंग लगती है इसमें। और एक बार अप्रूवल मिल गया तो ये उनके फ्यूचर रेवेन्यू के लिए एक सेफ तिजोरी बन जाता है। और फ्यूचर की बात करें तो सोलर केबल्स का डेटा भी गजब है। पिछले साल उनके टोटल रेवेन्यू में सोलर केबल सिर्फ 10% थे और अब सीधे 18% हो गए हैं। रिन्यूएबल सेक्टर कोई छोटा ट्रेंड नहीं, अब ये एनर्जी का फ्यूचर है। सोलर फार्म्स को ऐसे केबल्स चाहिए होते हैं जो दशकों तक मौसम की मार झेल सकें। तो मतलब वो 20% ग्रोथ वाले टारगेट का बड़ा हिस्सा यहीं से निकाल रहे हैं। बिल्कुल, वो फ्यूचर की डिमांड के लिए अभी से कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं। ये सब सुनकर तो बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है।
नई टेक, नए बाजार, हाई मार्जिन प्रोडक्ट, लेकिन व्यापार में बिना रिस्क के तो ग्रोथ होती नहीं है। रिस्क तो हमेशा रहता है। हाँ। जब मैं कच्चे माल की बात देखता हूं तो मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट में मैनेजमेंट ने बार बार बोला है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स 100% पास थ्रू हैं। हाँ, पास थ्रू का मतलब ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम या पीवीसी महंगा होता है तो कंपनी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट अपने क्लाइंट से वसूल लेती है, जिससे उनके अपने प्रॉफिट पर असर ना पड़े। एग्जैक्टली। ठीक है, पर अगर प्राइस का रिस्क पूरी तरह क्लाइंट पर डाल दिया है तो कॉल में ये क्यों बताया गया कि मार्च में एल्यूमिनियम और पीवीसी के रेट अचानक बढ़ने से क्लाइंट्स ने ऑर्डर्स डिफर कर दिए, मतलब टाल दिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर डीसीएल का मार्जिन सेफ था तो सेल्स क्यों रुकी? ये तो सीधा रेवेन्यू पर चोट है ना। देखो, यहाँ पर कागजी दावों और जमीनी हकीकत का फर्क समझ आता है। जब मैनेजमेंट कहता है कि कीमतें पास थ्रू हैं, तो उसका मतलब है कि जो ऑर्डर पहले ही बुक हो चुके हैं उनका मार्जिन सेफ है। अच्छा, और नए ऑर्डर्स का क्या? B2B बाजार की साइकोलॉजी अलग होती है। मान लो कोई बड़ा बिल्डर नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, अचानक पता चलता है कि एल्यूमिनियम 15% महंगा हो गया। तो वो क्या करेगा? वो बिल्डर मार्केट को समझता है, उसे पता है कि ये रेट हाइक टेम्परेरी हो सकता है, तो वो खरीदारी रोक देता है। प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं करता, बस कुछ हफ्तों के लिए टाल देता है। इसे ही डेफरमेंट कहते हैं। मतलब वो वेट एंड वॉच करते हैं कि रेट वापस नीचे आए। हाँ, अब ऐसे में केबल बनाने वाली कंपनी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, घबरा कर अपने मार्जिन काट लो और सस्ते में बुकिंग कर लो ताकि क्वार्टर के नंबर अच्छे दिखें। जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सुसाइडल हो सकता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और दूसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन बनाए रखो। डीसीएल के मैनेजमेंट ने यही दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने टॉप लाइन यानी रेवेन्यू बढ़ाने के लालच में बॉटम लाइन यानी मुनाफे से समझौता नहीं किया। उन्होंने बाजार को शांत होने का टाइम दिया। हाँ, और इसी वजह से कमोडिटी के प्राइस फ्लक्चुएशन के बाद भी उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, मतलब एबिटा मार्जिन, वो 10.3% से सुधारकर 10.8% हो गया। मतलब वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो समझदारी से पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल। और जब समझदारी की बात होती है तो कंपनी के डेट यानी कर्जे को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो कंपनी इतना बड़ा एक्सपेंशन कर रही हो उसका कर्जा लेना तो लाजमी है, पर डीसीएल की बैलेंस शीट कुछ और ही कहानी बता रही है। क्या देखा आपने उसमें? उनका ऑन बैलेंस शीट डेट पहले 66.6 करोड़ था, जो अब घटकर सिर्फ 40.4 करोड़ रह गया। ये सच में बहुत इंप्रेसिव है। एक तरफ वो नया प्लांट लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कर्जा कम कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की मिसाल है। हाँ, हालांकि अगर टोटल बोरोइंग देखें तो वो थोड़ी ज्यादा दिखती है, पर उसका भी एक रीजन है। वर्किंग कैपिटल, राइट? एकदम सही। मैन्युफैक्चरिंग में मार्च का महीना बहुत भारी होता है। हाँ, सीजनैलिटी होती है ना मार्च में। बिल्कुल। इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ती है, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म डेट बढ़ जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए। पर वो कोई खतरे की बात नहीं है, वो तो एक बढ़ते हुए बिजनेस की निशानी है। और इस डिसिप्लिन का सीधा फायदा शेयर होल्डर्स को मिलता है। मैंने नंबर्स देखे, डीसीएल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 26.4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 22.1% है। ये नंबर्स तो शानदार हैं। हेवी मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में जहां करोड़ों रुपए सिर्फ जमीन और प्लांट में ब्लॉक हो जाते हैं, वहां 25% से ऊपर का ROCE मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और ये इन्वेस्टर्स को ये भी बताता है कि मैनेजमेंट हर एक रुपए का सही इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, कई बार कंपनियां अग्रेसिव एक्सपेंशन तो करती हैं, पर कर्जे के जाल में फंस जाती हैं। फिर नुकसान शेयर होल्डर का होता है। डीसीएल का ये 26% का डेटा साबित करता है कि उन्होंने ग्रोथ और रिस्क को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। सही बात है। अब डोमेस्टिक मार्केट हो गया, B2B सेगमेंट हो गया, डेट भी कंट्रोल में, लेकिन अगर डीसीएल को लगातार 18-20% की ग्रोथ चाहिए तो उन्हें इंडिया के बाहर देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट तो कैप्चर करना ही होगा। और हमारी चर्चा का ये अगला हिस्सा इसी बारे में, उनका एक्सपोर्ट और स्पेशली अमेरिकन मार्केट। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े केबल मार्केट्स में से एक है, लेकिन वहां की जियोपॉलिटिक्स और टैरिफ्स बहुत रुलाते हैं। हाँ, कुछ टाइम पहले अमेरिका ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर बहुत भारी टैरिफ लगा दी थी ना। हाँ, एकदम से टैरिफ बढ़ा दिए थे। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे अमेरिका का मार्केट कोई हाईफाई नाइट क्लब है और अचानक से बाउंसर ने एंट्री फीस 50% बढ़ा दी। अब इतनी फीस देकर कोई भी कंपनी अंदर जाके प्रॉफिट कैसे कमाएगी? डीसीएल के लिए तो वो मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। ये नाइट क्लब वाली एनालॉजी बहुत सही है, पर अब अच्छी खबर ये है कि वो टैरिफ 50% से गिरकर वापस 20% पर आ गए हैं। मतलब नाइट क्लब के दरवाजे फिर से खुल गए? हाँ, खुल गए हैं।
इन टैरिफ बैरियर्स की वजह से ही डीसीएल के एक्सपोर्ट नंबर्स में गिरावट आई थी, पर अब वो अमेरिकन मार्केट में री एंट्री मारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दरवाजे खुलने का मतलब ये तो नहीं ना कि पुराने कस्टमर्स दौड़कर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने टैरिफ की वजह से माल लेना बंद किया था, वो तो इस बीच किसी और के पास चले गए होंगे ना। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने ये बात बहुत ट्रांसपेरेंसी से एक्सेप्ट की है। अमेरिका का मार्केट सीधे कस्टमर को बेचने वाला नहीं है। वहाँ सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और वेयरहाउस नेटवर्क पर चलता है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो फिलहाल अमेरिका में अपने उसी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को फिर से एक्टिव करने पर आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं। एक बार ये सप्लाई चेन सेट हो गई तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम में बहुत बड़ा जंप आ सकता है। और क्या ये एक्सपोर्ट उनकी ओवरऑल ग्रोथ का बड़ा हिस्सा बनेगा? मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म गोल बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि उनके टोटल रेवेन्यू का 10 से 15% सिर्फ एक्सपोर्ट से आए। अभी डीसीएल का रेवेन्यू करीब 1200 करोड़ है ना, तो उसका 15% तो बहुत बड़ा नंबर होता है। हाँ, लगभग 180 करोड़। और वो सिर्फ अमेरिका पर फोकस नहीं कर रहे, उनकी नजर यूरोप और मिडल ईस्ट पर भी है। तो यार, अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो एक चीज बहुत साफ समझ आती है। क्या? कि ये मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू को कैसे देखता है। वो क्वार्टर टू क्वार्टर होने वाले उतार चढ़ाव से पैनिक नहीं करते। बिल्कुल सही कहा। असली वैल्यू तब बनती है जब आपके पास 808 करोड़ की इतनी तगड़ी ऑर्डर बुक हो। जब आप कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को छोड़कर हाई मार्जिन B2B वायर्स और कार्बन कोर में शिफ्ट हो रहे हो, और इन सब के बावजूद आपका कर्जा कंट्रोल में हो। यह सब कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा पैराडॉक्स आ रहा है, एक विरोधाभास। अच्छा, वो क्या? देखो, आज की दुनिया बहुत तेजी से गुटों में बट रही है। एकदम फ्रैगमेंटेड ग्लोबल मार्केट बन गया है। डीसीएल की पूरी स्ट्रैटेजी उनके B2B रिश्तों पर टिकी है, पर साथ ही वो एक बहुत ही सेंसिटिव ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है। ये वो एंगल है जिस पर सच में इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। आप खुद सोचिए, एक तरफ उनके पास अमेरिका की TS कंडक्टर कॉर्प की लेटेस्ट टेक है जो उन्हें फ्यूचर रेडी बनाती है, और ठीक उसी वक्त उनके नए कारखाने की जो सबसे इंपॉर्टेंट मशीनरी है वो ईरान जैसे अस्थिर इलाके के समुद्री रास्तों से आ रही है। ईस्ट और वेस्ट की ये जियोपॉलिटिक्स उनके कारखाने के फर्श पर आकर टकरा रही है। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में जो फाइनल सवाल है वो ये है, क्या ये B2B पर दांव लगाना और इस जटिल ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर होना इस बदलती दुनिया में डीसीएल की सबसे बड़ी ढाल बनेगी, या फिर किसी अनजान जियोपॉलिटिकल झटके में ये उनका सबसे बड़ा रिस्क यानी उनकी अकेलीज हील साबित होगी? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बिजनेस की दुनिया में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट तो होता नहीं है। हर फैसले के साथ रिस्क जुड़ा है। सही बात है, और सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है कि मैनेजमेंट का डिसिप्लिन कितना सॉलिड है। खैर, इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। आगे भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डेटा और उसके पीछे की असली कहानी डिकोड करते रहेंगे।